टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए जो वन शॉट लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेरे दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बड़ा फेवरेट चैप्टर है मेरा, बहुत पसंद है मुझे। मैं इस चैप्टर का बच्चों आपके लिए वन शॉट लेके आया हूँ आज, और आपको बहुत ही पसंद आएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा जो एमसीक्यू में हमारे को इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वन शॉट में आपके लिए सारी डिटेल है और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे मेरे भाइयों। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है मेरे दोस्तों। वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन पेयर है तो एट द सेम टाइम दो इक्वेशन लानी पड़ेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस पूरे को कंबाइन करके एक साथ क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों हमारे पास इस तरीके की पेयर गिवन होगा और उस पेयर को हमको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। तो भैया सोल्व करने का मतलब क्या है, सोल्व करने का मतलब ये है कि भैया ये जो इक्वेशन है ये किसके ऊपर डिफाइन है, दो वेरिएबल है यहाँ पे। जो अननोन क्वांटिटी है वो है x और y। तो ये जो x है और ये जो y है ये दोनों क्या है बच्चों, ये वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x और y की वैल्यू निकालनी होती है। और ये पहली इक्वेशन में जो a1 b1 c1 है और दूसरी इक्वेशन में जो a2 b2 c2 है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पूरी डिटेल में आपको मेरे चैनल पे जो इस चैप्टर के लेक्चर है सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा भाइयों। यहाँ पे अपन सीधे अपने टारगेट पे बात करेंगे कि हमें क्या करना होता है। हमें इस तरीके का एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन होता है और हमें उसको सोल्व करना होता है। अब सोल्व करना होता है तो बेटा सोल्व करने के लिए कहानी ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं इस चैप्टर में। पहला मेथड तो होता है बेटा, भाई हम क्या बात कर रहे हैं, मेथड्स फॉर सॉल्विंग, मेथड्स फॉर सॉल्विंग, किसको सॉल्व कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको सोल्व करना चाहते हैं। तो भैया इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको सोल्व करने के लिए कोई ना कोई मेथड होता होगा। यहाँ पे दो मेथड है। जो सबसे पहला मेथड है वो है मेरे दोस्तों ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड नाम से पता लग रहा है ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, और जो सेकंड मेथड है मेरे दोस्तों वो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड नाम से ही पता लग रहा है कि भैया कोई ना कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड नाम क्लियर कर रहा है, ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के पता करो कि भैया सॉल्यूशन क्या आने वाला है, आने वाला भी है या नहीं भी आने वाला है, आने वाला है तो क्या आने वाला है। एल्जेब्रिक मेथड, यहाँ पे दो मेथड होते हैं बेटा। एल्जेब्रिक को भी मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड तो होता है मेरे भाइयों सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड होता है मेरे भाइयों यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी मैं भी आपको सिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। एक मेथड कौन सा है मेरे दोस्तों, एक मेथड है मेरे पास यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड जो है ना ये भी टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर करने पड़ते हैं, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। सब बताऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में जो फर्स्ट टाइप है वो है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, और सेकंड जो है जो आपकी सीबीएसई ने इस बार मेहरबान होकर हटा दिया वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट मेथड है वो, चैनल पे है, उसका पूरा एक लेक्चर अवेलेबल है मेरा। तो जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटेल में पढ़ना हो वो आराम से चैनल पे सर्च करके देख सकता है। वो है बेटा एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही यूनिक मेथड है और अपना स्टाइल भी बहुत ही यूनिक है उसको बताने का। तो पहले तो ये एक समरी दिखा दी मैंने आपको शानदार वाली कि भैया ये क्या है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड जो है वो भी दो तरह का होता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। फिर सब्स्टिट्यूशन तो एक ही केस है, एलिमिनेशन में वापस हमारे पास दो केस हैं। एक तो है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट
और एक है मेरे दोस्तों एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों ग्राफिकल मेथड के बारे में कि ग्राफिकल मेथड में होता क्या है, फिर बात करेंगे अपन एल्जेब्रिक मेथड के बारे में। तो देखना मेरे बच्चों, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, मजा आएगा आपको। ग्राफिकल मेथड नाम से पता लग रहा है कि भैया ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो ग्राफिकल मेथड में मेरे दोस्तों मुझे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो उससे पहले मैं ये जानता हूँ कि मुझे एक इक्वेशन तो ये गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मुझे गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मुझे पेयर गिवन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंडिविजुअल ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ दुनिया में कोई सी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाओ आप, आंसर आपका आएगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। ये कहानी हमने 9th क्लास में भी देखी थी मेरे दोस्तों। तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर कार्टेशियन प्लेन में मैं इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी ग्राफ बनाऊंगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो मुझे एट द सेम टाइम कार्टेशियन प्लेन में 2 स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो अब आपको मज़ा आने वाला है। अगर भैया इस कार्टेशियन प्लेन में, एक बार बना देता हूं मैं, इस कार्टेशियन प्लेन में अगर एट द सेम टाइम में 2 स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो मुझे 3 कंडीशन देखने को मिल सकती है। इफ आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ दीज 2 स्ट्रेट लाइन्स, मतलब दीज 2 इक्वेशन, जैसे मैं इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूँ, इसका ग्राफ सपोज मुझे ये वाली स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ, इस तरह की स्ट्रेट लाइन आई सपोज। अब मैंने ग्राफ बनाया बेटा इस वाली स्ट्रेट लाइन का, तो जरूरी थोड़ी है कि बेटा ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है ये कहीं इधर चली जाए उधर चली जाए, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब इस वाली स्ट्रेट लाइन का अगर मैंने, इस वाली इक्वेशन का अगर मैंने ग्राफ बनाया तो सपोज वो वाला ग्राफ इस तरीके से बनता हुआ है, तो मैंने देखा कि दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो एट द सेम टाइम जब आप 2 लाइंस को आपके कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो 3 में से कोई सी भी एक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। या तो लाइंस क्या करेगी बच्चों, इंटरसेक्ट करेगी, पहला केस इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करती, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी या फिर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पर नहीं करेगी तो मतलब क्या है, लाइंस पैरेलल रहेगी ये। या फिर थर्ड केस क्या होता है कि लाइंस कोइंसाइड करेगी मतलब जैसे ये फर्स्ट लाइन और इसी के ऊपर ये सेकंड लाइन आ गई, मतलब ओवरलैप करेगी। इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन होती है तो आप बता दो, मुझे तो नहीं पता भाई, चौथी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है। फोर्थ कंडीशन जो है वो यहाँ पे कभी बन ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि कार्टेशियन प्लेन में इफ वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ this pair of linear equation in two variable on Cartesian plane, then at the same time we are having 2 straight lines, then we can get one among the 3 possibilities। इन 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है क्या, या तो हमारा जो ग्राफ आए वो इस तरीके से आए कि लाइंस क्या आ जाए बेटा, इंटरसेक्टिंग आ जाए, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे सॉल्यूशन मिल गया। और ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है सॉल्यूशन पॉइंट। तो हम बोलते हैं कि जब लाइंस क्या कर गई, पहला केस 1, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हमें पता लगे कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन क्या है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब जैसे सपोज इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है, आपको मैं बोलता हूँ 1,5, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि ये सॉल्यूशन पॉइंट होता है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे और अगर आपका ग्राफ के सारा बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है तो आप बोलेंगे ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और आप बोलेंगे ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, x और y की वैल्यू निकाल रहे थे। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आप बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। तो एक ये वाली बात याद रखना, ये डायलॉग भी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। भैया सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्यों, सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। और अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। वो कब आएगा, जब लाइंस आपकी पैरेलल आएगी,
क्योंकि जब लाइन पैरेलल आएगी तो हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है। अगर कट ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन पॉइंट कहाँ से लाऊं, जैसे यहाँ पे तो पता लग गया कि इस जगह कट किया तो ये सॉल्यूशन पॉइंट है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो मैं बता चुका हूँ बच्चों, ग्राफिकल मेथड की पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है लाइन से एक दूसरे को कट कर जाए। ठीक है साहब, अभी मैं आपको इतनी शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ये बताने के बाद कि मैं इक्वेशन को देख के ही पता लगा लेता हूँ कि मेरे पास जो ग्राफ बनने वाला है उसमें लाइंस इंटरसेक्टिंग आएगी, पैरेलल आएगी या फिर कोइंसिडेंट आएगी, वो मैं पहले ही पता लगा लेता हूँ इक्वेशन को देख के। उसकी एक ट्रिक होती है बच्चों जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कहानी। केस 1 तो मैंने देख लिया। केस 2 यहाँ पे क्या बनता है, केस 2 यहाँ पे इस तरीके से बनता है, ये आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, आपने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया, हो सकता है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ये वाली स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, फिर आपने क्या देखा बच्चों, अब आपने सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। आपकी बार पता है ग्राफ कैसा है, आपकी बार ग्राफ ऐसा आ गया कि जो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन तो आ रहा है, लेकिन ऐसी लाइन आ रही है जो बिल्कुल इसी के साथ बराबर डिस्टेंस पे पैरेलल चले जा रही है। ये लो भैया, आपकी बार ग्राफ ऐसा आ गया। तो आपकी बार ग्राफ ऐसा आ गया तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर आपकी बार तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा। तो मैंने कहा मत होने दो। ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। जब लाइंस पैरेलल होती है तो सेकंड केस ये हो सकता है बच्चों, तो सेकंड केस क्या हो सकता है, लाइंस आर पैरेलल, और हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये हो गई हमारी कहानी। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, अब इसके बाद भाइयों नंबर आएगा केस थर्ड का। केस थर्ड में मैं क्या करने वाला हूँ, केस थर्ड में मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो अब की बार कहानी क्या हो जाएगी कि एक लाइन जो है ना वो दूसरी लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगी, बाकी फिर इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तीनों पॉसिबिलिटी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। केस थर्ड ये बनाया दोस्तों कार्टेशियन प्लेन, ये बनाया मेरे भाइयों कार्टेशियन प्लेन, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है साहब, जैसे सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने गया तो देखा कि सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफ बना ना वो भी ऐसा कैसा ही बन गया, इसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये ऐसे शो करके मैंने दिखा दिया। तो भैया यहीं पे आपको ये पहले वाला जो प्रीवियस था वो था a1x + b1y + c1 = 0, उसका ग्राफ ये, और फिर देखा तो एट द सेम टाइम जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ भी यही आ गया, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन से एक दूसरे को बार बार कट कर रही है, हर पॉइंट पे कट कर रही है। देखो यहाँ पे किया, 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 तो हमें क्या, हमें बहुत सारे पॉइंट मिल गए। तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये दोनों लाइन से ना एक दूसरे को बार बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये थर्ड केस होता है जब लाइंस क्या होती है बच्चों, कोइंसिडेंट होती है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये डायलॉग अपन पता है 9th में सीधा दिया करते थे, क्योंकि वहां पे अपने पास एक ही इक्वेशन हुआ करती थी। यहाँ पेयर है तो पेयर को सोल्व करने पे तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये हो गई हमारी कहानी। अब देखो बच्चों, अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मैंने चैनल पे सारे के सारे उस तरीके के क्वेश्चन जो है जिनका आपको ग्राफ बनाना है, तीनों केस, पहला दूसरा तीसरा, तीनों केस से रिलेटेड क्वेश्चन ले रखा है। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा, आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसके बारे में, अभी मैंने सिर्फ मेथड डिस्कस किया है कि भैया ऐसा होगा, इन तीन में से कोई एक सिचुएशन बनेगी और कुछ भी नहीं बनेगा। अब डिस्कस कर रहा हूँ एल्जेब्रिक मेथड। अब डिस्कस कर रहा हूँ एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहले बात करूंगा किसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और यहाँ पे फिर बात करूंगा बेटा एलिमिनेशन मेथड के बारे में। और एलिमिनेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट।
एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो हट चुका है, लेकिन उसका वीडियो कंप्लीटली अवेलेबल है मेरे चैनल पे विद क्वेश्चन, तो आपको मजा आएगा, आप वहां से देख सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, और एक अपन बात करेंगे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट के बारे में। इन दोनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपके लिए स्क्रीन पे प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ बेटा। तो भाइयों ये आपके लिए स्क्रीन पे प्रॉब्लम तैयार है। हमें एल्जेब्रिक मेथड काम में लेना है, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे अप्लाई करना है, और मुझे बोला गया है कि भैया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मैंने देखा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बेटा, किसी भी एक इक्वेशन से, या तो इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल लो। जैसे मैंने देखा कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये दे रखी है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो y इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, उधर जाते ही प्लस हो जाएगा y, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 4। तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 से जो x की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, y प्लस 4। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दूंगा, मतलब जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली वहां से दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आई y प्लस 4 मैं यहाँ पे जाके पुट कर दूंगा, मजा आ जाएगा। x की जगह क्या लिखना है, y प्लस 4। x की जगह लिखा बच्चों मैंने y प्लस 4 लिख दिया, प्लस में क्या चल रहा है, y चल रहा है, इक्वल टू में 14। y प्लस y कितना हो गया बच्चों, 2y, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4, 14 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 2y इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 10, और y की वैल्यू आ चुकी है 5। खत्म कहानी। y की वैल्यू 5 आ गई। जो y की वैल्यू आपको मिली वो यहाँ पे डब्बा बना रखा है बेटा, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है y पे, तो x इक्वल टू क्या है, y प्लस 4, तो x इक्वल टू y प्लस 4, y की जगह क्या लिख देंगे 5, 5 प्लस 4, आंसर इज 9। लास्ट में जाके लिखेंगे बढ़िया आराम से, भैया हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लो और उसके बाद जाके पुट कर दो। चलो भैया सब्स्टिट्यूशन की भी कहानी खत्म। अब आ जाते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट पे। तो देखो यहाँ पे मैं अपने मन से एक एग्जांपल बता देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने बोला पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 5, और सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे बोल दी बच्चों 3x + 2y = 7। ये दो इक्वेशन बना दी। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 7। अब की बार आपसे कहा जा रहा है कि भैया मेथड लगाओ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। हालांकि इस बार एमसीक्यू एग्जाम है, कोई नहीं कहेगा कि कौन सा मेथड लगाना है क्या नहीं लगाना, लेकिन हाँ ये मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आपको ये भी पसंद आ जाए, क्योंकि किसी को सब्स्टिट्यूशन पसंद होता है, किसी को एलिमिनेशन पसंद होता है। एलिमिनेशन तब बहुत काम करता है जब कोएफिशिएंट बड़े बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे x का 2 है, y का 3, मान लो इसकी जगह 12, 14, 15, 17 ऐसे आए ना, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिक्कत देता है, फिर वहाँ पे एलिमिनेशन मजेदार है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्या बोला गया, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बराबर करो, या तो x के करो या y के करो, किसी एक के करने हैं, दोनों के चक्कर में पागल मत हो जाना। एक के करने तो मैंने देखा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, इन दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम बना लेता हूँ। कैसे, इस वाली इक्वेशन को तो कर दूं 3 से मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन को कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों में x का कोएफिशिएंट 6 हो जाए। ऐसे बराबर करते हैं बेटा, मतलब हमें किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होती है कहानी। तो इक्वेशन नंबर 1 को तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए 6x + 9y = 15, ठीक है। ये वाली मल्टीप्लाई करते बन जाएगी 6x + 4y = 7 × 2 = 14। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसका इक्वेशन नंबर 4। x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे भी 6 है। जब कोएफिशिएंट सेम हो गए तो इसके बाद आपके पास सिर्फ 2 टारगेट रह जाते हैं, या तो दोनों इक्वेशन को प्लस करो या फिर माइनस करो। अब उसकी भी ट्रिक है अपने पास, अगर ये दोनों सेम साइन के, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या हो सकता है ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्शन करना है। और अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, जैसे ये प्लस का 6 हो ये माइनस का 6 हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐड करना है।
अपोजिट साइन एडिशन, सेम साइन सब्ट्रैक्शन। तो भैया सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, लकीर खींचेंगे बेटा एक शानदार वाली मजेदार, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, इनकी जिंदगी खराब। 9y में से 4y जाएगा, 5y बच गया, इक्वल टू 15 में से 14 जाएगा, पूरी दुनिया जानती है 1, यहाँ पे आ गया 1। तो y की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 1/5, ये y की वैल्यू आ गई 1/5। अब आप आराम से इत्मीनान से, आपका दिल करे तो इक्वेशन 1 में रखे, 2 में रखे, 3 में रखे, 4 में रखे, कहीं पे भी रखिए आंसर सेम ही आएगा। तो y की वैल्यू आई 1/5, यहाँ जाके पुट कर देता हूँ। ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू 1/5, और इक्वल टू में क्या दे रखा है बच्चों, इक्वल टू में 5 दे रखा है। ठीक है साहब, 3 को 1/5 से करेंगे तो 3/5 बन जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 5 आ गया। ये इधर प्लस का 3/5 पे उधर जाएगा माइनस का, तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 3/5 लिख देंगे। 2x इक्वल टू 5 में से 3/5 को माइनस करेंगे, 5 5 से 25। मेरी एक ट्रिक हमेशा याद रखो, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इससे इसको सीधा मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, 25 में से माइनस करो 3 को और डिवाइडेड बाय 5। 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 22/5। अब इसके बाद क्या है बच्चों, मुझे पता है यहाँ से x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 22/10, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 5, तो 5 2 10, x की वैल्यू आ गई बेटा 22/10, दैट्स योर आंसर, कहानी खत्म। तो इस तरीके से आपको काम करना है। आपको अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आप क्या करें बेटा, आराम से लगाइए। एलिमिनेशन मेथड में आपको कोफिशिएंट सेम करना होगा, या तो x का सेम करना है या फिर y का सेम करना है, किसी एक का सेम करना है। आपने सेम कर लिया, निकल गई वैल्यू y की, वापस जाके पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार लेके आने वाला हूँ। तो मेरे भाइयों, अब जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। इस पे 100% क्वेश्चन आएगा आपके पास। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि भैया बिना सोल्व किए अगर हमें पता लग जाए कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो दे रखा है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। विदाउट सॉल्विंग, बिना सोल्व किए अगर मुझे पता लगाना हो कि भैया यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, अगर मैं बिना सॉल्व करे पता लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप क्या करते हैं बेटा, आप इनके जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a2, आप इन दोनों का रेशियो निकालिए a1/a2, फिर आप इन दोनों के y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालिए b1/b2, फिर आप दोनों कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालिए c1/c2। तो तीन चीजें बोल रहा हूँ, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मैंने a1/a2 निकाला, फिर मैंने b1/b2 निकाला, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं बोलूंगा कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है ना, तो भैया ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफ आएगा ना वो आएगा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर ऐसी कंडीशन है कैसा, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मैं बोलूंगा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। फिक्स है। मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप बना के देखिएगा ग्राफ, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये लो एक साथ सारी चीजें हो गई। इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है सपोज, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भैया ऐसी कंडीशन में हमारा जो ग्राफ आएगा उसमें लाइंस आएगी इंटरसेक्टिंग, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। देखिए कोई सा भी एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों 3x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। आपने क्या किया, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद a1/a2 कितना आया 2/3, b1/b2 कितना आया बच्चों 3/6, 3/6 का मतलब कितना होता है 1/2,
तो यहाँ का तो आंसर आया 2/3 और यहाँ का आंसर आया 1/2। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? आप कहेंगे नहीं होते हैं सर। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। 100% आपका जो ग्राफ बनेगा ना, आप बना के देख लेना, आप खुद मुझसे कह देंगे कि सर आप बिल्कुल सही बात बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आपका ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ना आ जाए तो नाम बदल देना मेरे भाइयों। तो जैसे ही आप इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे, आपको जो ग्राफ पेपर में देखने को मिलेगा वहाँ पे दोनों लाइंस आपको इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी। ये 100% ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन यहाँ पे ट्रू हो चुकी है। तो A1/A2 is not equal to B1/B2, system is consistent, unique solution, lines are intersecting। अब आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। पहला तो ये हुआ भैया, अगर मान लो कभी A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाए तो वह भी तो नहीं है। सेकंड कंडीशन, if A1/A2 equal to B1/B2, बट आगे भी तो चलते हैं, C1/C2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों रेशियो तो बराबर आ जाए और बाद में C1/C2 के बराबर अगर नहीं आए तो भैया फिर ऐसी कंडीशन में पता है क्या होता है? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो बोलेंगे भैया ऐसी सिचुएशन में होता है लाइंस आर पैरेलल, मतलब कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। कितने बढ़िया तरीके से खोपड़ी में सेट करवाई है मैंने आपको। कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो लाइंस आर पैरेलल और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। कैसा होगा बच्चों? एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 2x + 3y + 6 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे बोली मेरे भाइयों 4x + 6y + 24 = 0। आप क्या कहेंगे सर? A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं। 2/4 B1/B2 कितना आएगा? 3/6। C1/C2 कितना आएगा? 6/24। सोल्व किया, 2/4 का मतलब हुआ 1/2, 3/6 का मतलब हुआ 1/2, 6/24 का मतलब हुआ 1/4। मैंने क्या देखा कि यार ये दोनों तो बराबर है, इन दोनों का तो आंसर 1/2 आ गया, लेकिन ये इनके बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में 100% जब आप इस पेयर का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? लाइंस मिलेगी पैरेलल। ये आपके भाई का वादा है, आप सब बना के देखना बोले। तो ऐसी कंडीशन में लाइंस क्या होती है बच्चों? पैरेलल, क्योंकि C1/C2 बराबर नहीं है। अब आखिरी केस, थर्ड वाला, उस केस में क्या होगा? आप बच्चे बड़े समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अब की बार तीनों रेशियो बराबर आ जाएंगे, अब की बार तीनों रेशियो बराबर आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा। जैसे ही मैं थर्ड केस के बारे में बात कर रहा हूँ, इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। भैया अगर ऐसा हो जाए तो तीनों ही रेशियो अगर बराबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे सर? जिंदगी में मजा ही मजा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो आप बोलेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और लाइंस कोइंसिडेंट है तो बार बार कट कर रही है, बार बार कट कर रही है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये हो गई हमारी कहानी। अब इस मेथड में पता है क्वेश्चंस बड़े प्यारे बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। इस पे एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत मजेदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगेगा आपको। तो मेरे भाइयों देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन तैयार है, एकदम शानदार वाला। हमसे बोला गया कि k की किस वैल्यू के लिए, ये जो आपको दे रखा है मैंने यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो भैया मुझे पता है कि अगर नो सॉल्यूशन वाली बात है तो नो सॉल्यूशन तो बस एक ही केस में होता है, कब? जब लाइंस क्या होती है? पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल होती है तो मेरी कंडीशन क्या होती है बच्चों? मेरी कंडीशन होती है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। कब? जब लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस मेरे को पैरेलल पता है तो, लाइंस पैरेलल होती है तो, क्योंकि लाइन पैरेलल रहेगी तभी तो मैं बोलूंगा कि नो सॉल्यूशन। तो लाइन पैरेलल बोलो चाहे नो सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है और उसकी कंडीशन ये होती है। तो इस कंडीशन को मुझे फॉलो करना है।
तो a1 मतलब पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखा कितना बच्चों 3 डिवाइडेड बाय a2, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो है 2k - 1, लिख दिया इक्वल टू b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, सबका मालिक 1, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज k - 1, k - 1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए अगर कांस्टेंट उधर है ना पहली इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में भी इधर ही रहना चाहिए। अगर एक में उधर है एक में इधर है तो नहीं, दोनों में उधर या फिर दोनों में LHS इस तरफ। तो 1/2k + 1 लिख दिया 1/2k + 1। ये दोनों रेशियो इक्वल दे रखे हैं, बराबर कर देते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय k - 1 इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों किससे 2k - 1 से, तो 2k - 1 ही आएगा। 3 को k - 1 से करेंगे तो 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। अपना पता लग गया, वेरिएबल इधर आ जाएगा। 3k में से 2k को माइनस करना है, यहाँ लिख देते हैं 3k - 2k, 3k - 2k इक्वल टू उधर जाएगा -1 के पास माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा बेटा, 3k में से 2k जाएगा, k बचेगा -1 + 3, पूरी दुनिया जानती है क्या बचेगा 2 बचेगा, तो k की वैल्यू 2, 4k = 2। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज नो सॉल्यूशन। तो k की क्या वैल्यू मिली बच्चों आपको, यहाँ से आपको मिली वैल्यू k की 2। MCQ में आपको ऑप्शन गिवन होगा k की वैल्यू 3, 4, 5, 6, जैसे मैं बोलता हूँ ऑप्शन नंबर A -2, B है 2, C है आपके पास 3 और D है आपके पास 4। आप बोलेंगे कि भैया ऑप्शन B इज राइट बिकॉज k = 2। ये है मेरे भाइयों, बाकी आप देखते जाइए, मजेदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो सेकंड प्रॉब्लम भी आपके लिए तैयार है हमारे इस कॉन्सेप्ट पे। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सेकंड इक्वेशन दे रखी है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन की हमारी जो कंडीशन होती है वो हमें पता है वो क्या होती है भाइयों। सबसे पहले है तो आप जानते हैं कि भैया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा होना चाहिए किसके लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है मतलब लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 कितना है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दैट इज k अपॉन a2, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दैट इज 6 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, -1 अपॉन b2, b2 कितना है भाई यहाँ पे, y का कोएफिशिएंट -2 तो y का कोएफिशिएंट -2, माइनस से तो माइनस की जिंदगी खराब हो चुकी है मेरे दोस्तों। उसके बाद आप जानते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में बच्चों 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो मैं लिखूंगा k/3 इज नॉट इक्वल टू, उधर क्या रहा बच्चों 1 रहा, ठीक है, क्योंकि 2 से हमारा ये 6 कट चुका है 3 बार, 3 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3। मतलब k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए आपको सारी प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस की करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बार एग्जाम में यही आने वाला है। तो ऑप्शन बी इज राइट, k इज नॉट इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट में तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस की झड़ी लगाने वाला हूँ मेरे भाइयों में यहाँ पे, तो आप देखते जाइए। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए तैयार हो चुका है, एकदम शानदार। कहा जा रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by = c, और ये भी बिल्कुल उसी फॉर्म में है। हमसे कहा जा रहा है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इस वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, अगर है तो भैया कौन सी सिचुएशन ट्रू है, a = 2b, a जो बच्चों यहाँ पे अननोन है आपको दिख रहा है, b वो भी अननोन है, तो आपसे कहा जा रहा है a = 2b, b = 2 है, या फिर ये c या फिर ये d, इन चार में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब आ रहा होगा ना बेटा तैयारी करने का मजा, इस तरह से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करता है कि फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, होना चाहिए तीनों रेशियो बराबर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। a1 कितना है यहाँ पे 2, a2 कितना है बच्चों, x का कोएफिशिएंट 2 है, ये गड़बड़ नहीं करनी कभी भी, तो 2/2 है इक्वल टू b1/b2, b1 कितना है यहाँ पे 3, और b2 है हमारा y का कोएफिशिएंट सेकंड वाली इक्वेशन में, दैट इज a + b इक्वल टू, उधर दे रखा है बच्चों c1 कितना 7 और c2 दे रखा है 28। तो ये कहानी मेरी तैयार हो गई। पहले एक काम कर देता हूँ, 2 से 2 कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो रह गया 1/a इक्वल टू 3/a
a प्लस बी, और इधर 7 से 28 को कट कर देता हूँ 4 बार, तो ये आ गया 1/4। तो मुझे जो सिचुएशन मिली है वो मिली है 1/a इक्वल टू 3/a प्लस बी इक्वल टू 1/4। एट द सेम टाइम आई एम हैविंग 3 रेशियोज आर इक्वल। तो मुझे क्या करना होता है, पहले दो को इक्वल करूँगा। तो 1/a को मैंने किसके बराबर कर दिया, 1/4 के। 1/a इक्वल टू 1/4। कोई भी आके कह देगा सर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डेफिनेटली सेम होंगे। a की वैल्यू क्या आ गई 4। दोस्तों a की वैल्यू आ चुकी है 4, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड वाले को इसके इक्वल कर दीजिए थर्ड वाले के। तो 3/a प्लस बी, आप लिखेंगे 3/a प्लस बी इक्वल टू 1/4। इक्वल टू लिख दिया बच्चों मैंने 1/4। a की वैल्यू मुझे पता लग चुकी है, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 3/4 प्लस बी इक्वल टू 1/4। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों। मुझे यहाँ से ये जो कंडीशन मिली है ना दोस्तों, 3/4 प्लस बी इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 प्लस बी को 1 से करूँगा तो 4 प्लस बी आएगा दोस्तों, और 4 3 जा 12 आएगा। 4 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, बी की वैल्यू 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो बी की वैल्यू आ चुकी है 8, और जिंदगी में मज़ा आ चुका है। क्या, बी जो है ना वो ए का डबल है, डबल। देख लीजिए बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 4 है। इसका मतलब मुझे क्या रिजल्ट मिला, मुझे रिजल्ट मिला बी इक्वल टू 2 है। कहाँ पे भाई, कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे मजे आते हैं बेटा मेरे साथ पढ़ने में, ठीक है ना बच्चों। तो बी इक्वल टू 2 है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। बच्चे मुझसे कई बार कह रहे थे कि अगर वो जो ग्राफिकल मेथड है उससे रिलेटेड अगर कोई बात आएगी एमसीक्यू में तो किस तरह की बात आएगी। वैसे 2-3 क्वेश्चन लेके आऊँगा, एक ही क्वेश्चन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है बच्चों। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। ये आपको मैंने एक बच्चों लाइन की इक्वेशन दी है, मतलब मैंने आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ये वाली जो लाइन है ये लाइन की इक्वेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप 10th में हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है। ये लाइन की बच्चों ये जो फॉर्म होती है ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, 11th में हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको अभी आपको अगर यकीन ना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दिखा दूंगा। तो देखिए ये हमारे को इक्वेशन दे रखी है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये अपने आप में बड़ी यूनिक इक्वेशन है, इससे बहुत सारी चीज़ें आसानी से सोल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो आप जानते हैं बच्चों आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ए बी आएगा, ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा क्या है बी एक्स। अब की बार बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा बी एक्स प्लस ए वाई, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। ये होती है स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, आपके पास 11th में आएगा ये कॉन्सेप्ट। लेकिन जो बच्चे याद रख सकें वो याद रख लें कि ये भी अपने आप में क्या होती है, ये भी अपने आप में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है, और इसको आप बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, और ये स्ट्रेट लाइन की बच्चों जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे बच्चों ये होने का पता है फ़ायदा क्या होता है, अगर कभी आपको इस तरीके से दे रखा है तो सीधा है ना, मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में बहुत इजीली प्लॉट कर देता हूँ। आइए देखना, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, मेरे को दिया गया है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये जो अपॉन में होता है ना, अपॉन में क्या दिख रहा है यहाँ पे a, मतलब x एक्सिस पे इतना पार्ट लाइन ने कट कर रखा है। यहाँ पे अपॉन में क्या दे रखा है b, मतलब y एक्सिस पे लाइन ने इतना पार्ट कट कर रखा है। मेरे फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, क्योंकि मुझे पता है इसका ग्राफ क्या आना है, स्ट्रेट लाइन आना है, ये तो फिक्स है ना। क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने। लेकिन अगर ऐसी फॉर्म गिवन होती है ना कभी ज़िंदगी में तो ज़्यादा मज़े आते हैं। क्यों, ये इतनी वैल्यू है कहाँ पे, x पे, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ना मेरे दोस्तों, इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं, ये आपका ओरिजिन है, इस पॉइंट का नाम b दे देते हैं। तो ये OA जो है ना ये स्मॉल a है, ये होता है इसका मतलब। x के अपोन में जो आ रहा है वो होता है x इंटरसेप्ट, मतलब लाइन ने x एक्सिस पे कितना पार्ट कट किया, इतना पार्ट कट किया OA। तो OA किसके बराबर है, स्मॉल a के बराबर। और ये जो होता है ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस पे कितना पार्ट कट किया, इतना पार्ट कट किया OB। तो ये बराबर होता है बच्चों किसके, B के।
अब आप देखिए मेरे दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है कि एरिया निकालना है उस ट्राइंगल का जो इस वाली लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सेस से बन रहा हो। तो बच्चों ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस और ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। इनसे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ये रहा, नाम है क्या? ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों एक्सिस एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या करूँगा? एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये रहा मेरे दोस्तों ओ ए, हाइट ये रही ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी। 1 मिनट का क्वेश्चन, काम खत्म। 1/2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 1/2 ए बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट, 1/2 ए बी। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो किससे बन रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सेस और स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेशन से। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया बच्चों? 1/2 ए बी। ये हो गई हमारी कहानी क्लियर। तो अगर आपको मेरी ये वाली बात याद रहेगी ना तो आपको ज़िंदगी में मज़ा ज़्यादा आएगा। अगर आपको मेरी ये वाली बात याद है तो क्या कि x के अपोन में जो दे रखा है वो x इंटरसेप्ट होता है और y के अपोन में जो दे रखा है वो y इंटरसेप्ट होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन x पे इतना पार्ट कट करेगी और y पे इतना पार्ट कट करेगी। ये हो गया। अब एक और ग्राफिकल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, देखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन कितना शानदार आ चुका है स्क्रीन पे। आप लोग सोच रहे थे कि ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन कैसा आएगा सर, हम कैसे ग्राफ बनाएंगे एमसीक्यू में? एमसीक्यू में कोई ग्राफ बनाना थोड़े ना आएगा। बनाएंगे तो नहीं, लेकिन बनाना पड़ जाएगा मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आएगा आपके पास, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अब भैया ये लाइन y इक्वल टू एक्स ये आपको दे रखी है तो आपको बनाना आना चाहिए ना। फिर ये आपको दे रखा है x इक्वल टू 6, तो भैया ये भी बनाना आना चाहिए। y इक्वल टू 0 दे रखा है, ये भी बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद इन तीनों से एक ट्राइंगल बनेगा जिसका एरिया भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो भैया सबसे पहले तो मैं y इक्वल टू एक्स को प्लॉट तो करूँ कि y इक्वल टू एक्स कैसे प्लॉट करूँगा। तो देखना, सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ये बनाया आपने कार्टेशियन प्लेन। y इक्वल टू एक्स देखने से पता लग रहा है हमारे पास यहाँ पे कि भैया ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि 2 वेरिएबल है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y को इधर लेके आ जाऊँगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, इसलिए y को उधर ट्रांसपोज करते तो x बराबर y है। तो इसका ग्राफ कितना सीधा है यार। y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है, सीधी सीधी सी बात है, x0 रखेंगे y0, x1 रखेंगे y1, x2 रखेंगे y2। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, 0 पे 0, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे बच्चों 1, ये आपका ओरिजिन, ये 2, ये 3, ये 4। ग्राफ कैसा बनाऊंगा? 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे मेरे दोस्तों 3 आएगा, 4 पे 4 आएगा। इसका मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है भैया मेरे पास। अगर इधर पॉजिटिव ले लूँगा, इधर नेगेटिव लूँगा तो स्ट्रेट लाइन मेरी कैसे जाएगी बच्चों? ऐसे करके चली जाएगी। क्योंकि अगर मैं -1 लूँगा ना x पे तो y पे भी कितना आ जाएगा बच्चों? -1। अगर मैं आपसे कहूँगा कि भैया यहाँ पे मैंने -2 लिया तो y पे भी कितना आ जाएगा बच्चों? -2। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता हुआ आएगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, और सेम +1 तो +1, -1 तो -1। y इक्वल टू एक्स का तो बन गया साहब। अब किसका बनाना है? अब x इक्वल टू 6 का बनाना है। तो x इक्वल टू 6 का अगर आपको बनाना है तो मैंने आपको 9 तो बहुत अच्छे से सिखाया था। x की वैल्यू अगर दे रखी है, अगर वैल्यू x की दे रखी तो ग्राफ आएगा y के पैरेलल। x की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 6 दे रखी है। x की वैल्यू 6 कहाँ पे आएगी? यहाँ पे x मेरा 5 है, और मेरे दोस्तों देखते जाइए, थोड़ा सा मैं स्कोर एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे x मेरा 5 है, यहाँ पे x मेरा 6 है। अगर मैं किसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ? x इक्वल टू 6 का ग्राफ। तो x इक्वल टू 6 का ग्राफ क्या होगा? इस 6 से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो इस तरीके की मेरी कहानी बनती हुई आएगी मेरे भाइयों। ये 6 से मेरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और वो किसको? इसको इंटरसेक्ट तो कर ही रही है, दिख गया? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y इक्वल टू 0 का मतलब होता है मेरे दोस्तों x एक्सिस, क्योंकि y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता तो मैं बोलता हूँ y एक्सिस। तो y इक्वल टू 0 ये किसकी इक्वेशन होती है? x एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो ये तो बन गई मेरी x एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0। ये वाली स्ट्रेट लाइन मेरी बन गई मेरे दोस्तों क्या? x इक्वल टू 6। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन मेरी बन चुकी है x इक्वल टू 6,
और y इक्वल टू एक्स जो है वो मेरी ये वाली स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना ना मेरे भाइयों, तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालने से कोई रोक नहीं सकता। बस मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा अपने को ये एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि अपने को ये वाली वैल्यू मिल जाए। जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे। ये ऐसे करके मैं मिलाऊंगा। ऐसा करके मिलाने के बाद बच्चों मेरे को पता लग जाएगा कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल की हाइट, और ये हमारे ट्राइंगल का क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। तो ट्राइंगल का बेस तो कितना है, ट्राइंगल का बेस यहाँ पे मेरे पास 6 है। फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना है मेरे पास, बेस मेरे पास है मेरे भाइयों 6। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपके पास जो हाइट आएगी ना मेरे दोस्तों, वो भी आपके पास आएगी कितनी, 6 आएगी। क्योंकि देखिए ये वाला पॉइंट मेरा 4 है, यहाँ पे मेरा 5 आएगा, और यहाँ पे कहीं पे जाके मेरे पास 6 आएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट भी 6 आएगी, 2 से 6 कट जाएगा बच्चों, 3 बार 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 18 स्क्वायर यूनिट ये मेरा आंसर आएगा। अगर आपको ना हो ट्रस्ट तो आप ग्राफ पेपर पे बना के देखना। आप जैसे ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसको बनाएंगे, ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे ना मेरे भाइयों, वो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी आपको 6 मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी। ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस में थोड़ा सा गैप है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपको इस जगह 6 मिलेगा। ये 5 है, ये 6 है। तो आप क्या कहेंगे, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो भी 6 है, और इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो भी 6 है। इसका मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे कट किया, इसका नाम तो ओरिजिन O, ये A, ये B के कोऑर्डिनेट है 6,6। बी के कोऑर्डिनेट है मेरे भाइयों 6,6, मतलब आपका एरिया क्या आएगा, हाफ 6 इंटू 6। तो कहानी क्या आ गई, कहानी आ गई 18 स्क्वायर यूनिट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार, क्या दिक्कत है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम भाइयों अपन खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो भाइयों क्वेश्चन एकदम शानदार फिर से तैयार हो चुका है आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे। आपकी बार कहा जा रहा है इफ x इक्वल टू है y इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन। आपकी बार मैंने बोल दिया कि भैया x की जगह a रखना है और y की जगह b रखना है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। इफ x इक्वल टू है y इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो आपको बताना है कि वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली, a और b की वैल्यू क्या आएगी। मतलब पहली वैल्यू a की है, दूसरी वैल्यू b की है। इस तरह से पेयर बन रहा है, ये a ये b, ये a ये b। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या कहा गया, इफ x इक्वल टू है y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह तो a पुट कर दो, y की जगह b पुट कर दो। x की जगह a पुट कर दिया, a पुट करते हैं a माइनस, y की जगह b पुट कर दिया, a माइनस b इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम काम करना पड़ेगा, वहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने मेरी ज़िंदगी में इससे आसान इक्वेशन कभी नहीं देखी। देखिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दीजिए भाइयों, प्लस करते हैं b से, b की ज़िंदगी खराब। a प्लस a 2a और उधर 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 2a इक्वल टू 6। a की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों 6/2 मतलब 3। a की वैल्यू 3 आ गई। अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 4 है। ये देख लीजिए, आपको पता है a प्लस बी कितना है, 4 है। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। तो आप लिखेंगे 3 प्लस बी इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। कहाँ दिक्कत आई, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आया ना मजा, ऐसे मजा आते हैं मेरे साथ, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी तैयार है आपके लिए, एकदम शानदार। दिया गया द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। यूं कहा जा रहा है हमसे, एक तो दे रखी है इक्वेशन y इक्वल टू 0, एक दे रखा y इक्वल टू -7। यार टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब भी ऐसे या तो x की वैल्यू दे रखी हो या कभी y की वैल्यू दे रखी हो तो इनका काम सबसे सिंपल है। हम जानते हैं y इक्वल टू 0, ये पता है किसकी इक्वेशन होती है, ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो y इक्वल टू 0 है ना, वो ऐसे बनेगा। x एक्सिस बना दो, ये जो आपने x एक्सिस बनाई ना, ये x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 लिखा होता ना तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी y एक्सिस को। तो भैया y इक्वल टू 0 हमारी x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, y इक्वल टू -7। y की वैल्यू दे रखी है ना, मेरी शॉर्ट ट्रिक याद रखना,
y की वैल्यू दे रखी है, मतलब ग्राफ आएगा x एक्सिस के पैरेलल, और y की वैल्यू -7 किधर होती है, y की वैल्यू -7 यहाँ नीचे की तरफ होती है, जैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे हम नीचे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पे मेरे भाइयों मुझे पता है y नेगेटिव होता है, -7 इस जगह पे आएगा, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दो जो किसके पैरेलल होनी चाहिए, x एक्सिस के पैरेलल। मतलब अगर y दे रखा है तो y की वैल्यू पता है तो ग्राफ आएगा x एक्सिस के पैरेलल, और अगर x की वैल्यू दे रखी है तो ग्राफ आएगा y एक्सिस के पैरेलल। अभी मुझे y की वैल्यू दे रखी है तो -7 से पास होने वाली मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी मेरे दोस्तों, y इक्वल टू -7 का ग्राफ है ये, -7 से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन। तो मैंने देखा बेटा कि ये तो क्या है, ये वाली तो है y इक्वल टू 0, और ये वाली क्या है, y इक्वल टू -7। अरे भैया ये तो दोनों ही पैरेलल लाइन से, जब वैल्यू y की दे रखी है, ये वाली वैल्यू भी y की दे रखी है, ये वाली वैल्यू भी y की दे रखी है, तो मुझे पता है भैया ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ आएगा x एक्सिस के पैरेलल, और ये खुद तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली इक्वेशन किसको, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो -7 से पास हो रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब लाइंस पैरेलल होती है तो हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ये लो हो गए जिंदगी के मजे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार, टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। अब हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया इस चैप्टर का, कि जब हमारे को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा हो, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पे रिड्यूसिबल मेथड काम में लेना पड़ेगा। किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूं बच्चों, देखिए। तो मेरे प्यारे जवानों, अब की बार हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट ये है, देखना हमें क्या होगा, कभी कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ना अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होगी, तो भैया अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहां पे आपके पास पता है कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा कि x और y आपके पास डिनोमिनेटर में आएंगे, मतलब जो आपके वेरिएबल है ना जिसके ऊपर आपने इक्वेशन को डिफाइन कर रखा है, x और y क्या होते हैं, वेरिएबल, उनको अगर आपने डिनोमिनेटर में टिका रखा है बेटा, जैसे ये देखिए यहाँ पे x डिनोमिनेटर में आ रहा है, y डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ऐसी इक्वेशन को एलसीएम लेके सीधा सोल्व नहीं करूंगा। अगर कभी भी मुझे x और y डिनोमिनेटर में नजर आ रहे हैं तो मेरे पास एक सीधा सा टारगेट होता है कि मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब अगर कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो सकती है तो वो काम करना है। और सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक, x और y डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं x और y को न्यूमरेटर में रखना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने देखा यहाँ पे भी 1/x, सेकेंड वाली इक्वेशन में भी 1/x, यहाँ पे भी 1/y, सेकेंड वाली इक्वेशन में भी 1/y। तो मैंने स्मार्टली काम किया कि यार क्यों ना इस 1/x को कोई एक अलग से वेरिएबल का नाम दे देता हूं, क्या, लेट 1/x इक्वल टू u मान लिया, तो भैया ये 1/x मेरा u हो गया, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैंने बोला कि यार 1/y जो है ना वो v है, ये 1/y को भाइयों मैंने v मान लिया, तो 1/y को मैंने v मान लिया और 1/x को मैंने u मान लिया। ऐसा होते ही मेरी इक्वेशन रिड्यूसिबल हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, u और v में। तो 1/x को आपने u बोला तो ये तो u हो गया, अपॉन में क्या है बच्चों 2, तो इक्वेशन बन गई u/2, माइनस की जगह माइनस, 1/y को आपने क्या बोला, v बोला, तो ये बन गया बच्चों v, u/2 माइनस v इक्वल टू 1। ये तो बनी मेरी पहली इक्वेशन, रिड्यूसिबल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। सेकंड इक्वेशन में क्या, 1/x, इसकी जगह मुझे क्या रखना है, u रखना है, प्लस ये प्लस 1/y की जगह क्या रखना है मेरे भाइयों, v रखना है, लेकिन अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में 2 चल रहा है, तो u प्लस v/2 इक्वल टू में क्या आ गया दोस्तों, 8 आ गया। अब क्या करना है, अब काम बड़ा आसान है, ये u और v में न्यूमरेटर में आ रहा है, देखो u और v, मुझे वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में चाहिए, यहाँ पे ये रहा u और v, तो एक काम करते हैं, ये बन गया u/2 माइनस v इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों, एलसीएम लूंगा तो कहानी क्या आ जाएगी, देखिएगा, u माइनस 2 को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, u माइनस 2v, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2, इक्वल टू में क्या चल रहा है 1, ये 1 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी u माइनस 2v इक्वल टू 2। ये सेट हो गया हमारा प्रोग्राम, u माइनस 2v इक्वल टू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अब ये 2 इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को u से करेंगे 2u प्लस
v और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, 2 चल रहा है, इक्वल टू 8। सेम प्रोसीजर, ये 2 8 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप बोलेंगे 2u प्लस वी इक्वल टू 16। यहाँ पे आया u माइनस 2v इज इक्वल टू 2 और वहाँ पे आया बच्चों 2u प्लस वी इक्वल टू 16। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेता हूँ, देखिएगा। ये तो है u माइनस 2v इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ये है 2u, ये है बच्चों 2u प्लस v इक्वल टू 16। ये आपकी एक नई इक्वेशन तैयार हो गई। इसका नाम दे दीजिए मेरे दोस्तों, या एक काम करिए, इसका नाम 3 और 4 रखिए, ताकि जो स्टार्टिंग में दे रखी थी ना उनको 1 और 2 बोलेंगे। ये आ गया भैया। तो ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 3, u माइनस 2v इक्वल टू 2, और ये आ गई 2u प्लस v इक्वल टू 16। अब इसको सोल्व करना तो बच्चों का खेल है यार। आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। एमसीक्यू में आएगा और इस तरह से आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स क्या है वाई क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा कि एक्स इतना है वाई इतना है। काम वही होगा जो अभी तक मैं करवा रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा सिखा रहा हूँ। हमें पता लग गया कि यहाँ पे u का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट 2 है, तो क्यों ना एक काम करें, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2u माइनस 4v इक्वल टू 4। ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, इसके साथ कुछ किया ही नहीं, तो डिस्टर्ब करना भी नहीं है। 2u प्लस v इक्वल टू 16। तो अब देखना मेरे भाइयों, यहाँ से कहानी क्या हो जाएगी, दोनों इक्वेशन को अब की बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, साइन चेंज हो गया, 2u से 2u की कहानी खत्म हो गई। माइनस का 4v माइनस का v माइनस का 5v माइनस का 5v और 4 माइनस 16। आपने यहाँ पे देखा मेरे दोस्तों कि 4 में से किसको माइनस करना है, 16 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 12। ये माइनस से माइनस की जिंदगी खराब। v की वैल्यू आ गई बच्चों 12/5। v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई मेरे पास 12/5। जो v की वैल्यू आई उसको मैं कहीं पे भी पुट कर दूँ, चाहे तो यहाँ पुट करूँ चाहे तो यहाँ पुट करूँ, कहीं पे भी पुट करूँ हमें आंसर सेम ही मिलेगा। तो जो v की वैल्यू आई ना 12/5, अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ दोस्तों, कहाँ पे, यहाँ पे जाके पुट कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन क्या थी, u माइनस 2v, v की जगह क्या रखूंगा 12/5, और इक्वल टू में क्या चल रहा है बच्चों, 2 चल रहा है। आप जानते हैं 12 को 2 से करेंगे 24/5, u माइनस 24/5 इक्वल टू 2। सेम पिक्चर, 5 को u से करेंगे 5u, ठीक है। ये देखिए आप 5 को आपने u से किया, 5u माइनस 24 और इक्वल टू में ये 5 को सीधा मल्टीप्लाई में भेज देते हैं बच्चों। थोड़ा एक स्टेप आगे मैं चला रहा हूँ आपके लिए, 5 2 जा 10, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5u, डिनोमिनेटर में 5 रहेगा, उधर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5u माइनस 24 इक्वल टू 10, 5u इक्वल टू 24 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 34। u की वैल्यू आ गई बच्चों 34/5, u की वैल्यू आ गई 34/5, v की वैल्यू आ गई 12/5। अब इसके बाद मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने क्या बोला था, आपने बोला था, ये तो v है, देखो इसको लिख लेते हैं, और ये हमारा u है 34/5। x 1/x को आपने u माना था, देख लीजिए 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x इक्वल टू u कितना है 34/5, 34/5। तो भैया 1/x अगर 34/5 है तो इसका उल्टा कर दो ना यार, ताकि x मिल जाए। तो x कितना आ जाएगा 5/34, ये लो भैया। और 1/y को आपने v माना था, 1/y इक्वल टू आपने बोला था v कितना आया 12/5, v आया 12/5, इसका उल्टा कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी भाइयों 5/12। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। ऐसे x निकालना है और ऐसे y निकालना है बच्चों। और अब एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर चुका हूँ। इसके बाद बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे ख़त्म हो गए हैं। बस हमारे पास अब क्या रह जाती है, वर्ड प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, रियल में वर्ल्ड प्रॉब्लम है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। सॉल्व बेटा अपन को करनी पड़ती है, बेसिकली आपको करनी पड़ती है। आपकी वजह से बेटा मेरी भी मजबूरी हो गई, तो मैंने इसका नाम चेंज कर रखा है आजकल, वर्ड प्रॉब्लम नहीं वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर आपको देखनी है मेरे भाइयों, तो मेरे चैनल पे
अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम जो है अपडेट है। किसी का बाप क्या कर रहा है, किसी की माँ क्या कर रही है, माँ बड़ी है कि बेटा छोटा है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। और कौन लाइब्रेरी से बुक ला रहा है, कौन लाइब्रेरी से बुक देर में देने जा रहा है, किसकी कार तेज चल रही है, किसकी कार धीरे चल रही है, किसके घर में क्या हो रहा है, इस तरह की जो भी वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना बेटा, वो मेरे चैनल पे अपडेट है। ठीक है, आप वहां से देख लेना, आपको एक एक वर्ड प्रॉब्लम मिल जाएगी। अब ये हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसको खत्म करते हैं और कहानी ओवर करते हैं। तो देखिए यहाँ दे रखा है 2/x प्लस 2/3y इक्वल टू 1/6। मैंने अभी रिसेंटली क्या समझाया कि x और y मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मुझे x और y डिनोमिनेटर में चाहिए ही नहीं, मुझे तो क्या करना है भैया, x और y न्यूमरेटर में चाहिए। तो मैं रिड्यूसिबल मेथड काम में लेता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि भैया यहाँ पे भी x अपॉन में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो 1/x को u मान लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। अब ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी कैसे, 1/x को u बोला ना, तो भैया 1/x u है, लेकिन अब की बार 2 न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा 2u, क्योंकि न्यूमरेटर में भैया 2u प्लस 2/3, तो 2/3 रहेगा। 1/y को आपने क्या बोला v, तो ये आ गया आपका 2v/3 इक्वल टू 1/6। ये तो बनी हमारी पहली इक्वेशन तैयार हुई। इसके लिए आ जाते हैं, इसके लिए आ जाते हैं, तो क्या बोलेंगे 3/x, तो 3 तो न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा 3u प्लस 1/y, लेकिन 2 क्या है न्यूमरेटर में, तो 2v और इक्वल टू में 0। तो बच्चों ये तो बढ़िया शानदार लग रही है। इसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हाँ हाँ इसको और करना पड़ेगा। तो क्या करें भैया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसको और अच्छा बना देते हैं। 3 2 6, 6u और 2v से होगा तो प्लस का 2v, और अपॉन में क्या है मेरे दोस्तों, अपॉन में आपका 3 चल रहा है, तो 3 2 6u प्लस 2v/3 इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब क्या करिए, ये 3 से 6 की कहानी आप यहाँ पे खत्म कर दीजिए, कितनी बार, 2 बार। तो अब हमारी कंडीशन क्या होने वाली है कि आंसर आ गया 6u प्लस 2v इक्वल टू 1/2। क्या करते हैं, बढ़िया काम कर लेते हैं, ये 2 जो है इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 को 2 से करेंगे 12u प्लस 4v इक्वल टू 1। अब बढ़िया लग रहा है, 12u प्लस 4v इक्वल टू 1, और ये थी 3u प्लस 2v इक्वल टू 0। तो भैया अब हमारा काम हो गया, इसको तो बोल देते इक्वेशन नंबर 3, और ये बेचारा सीधा चल रहा था प्रोग्राम इक्वेशन नंबर 4। दोनों को एक साथ लिख देते हैं मेरे दोस्तों, 12u प्लस 4v इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। चल रहा ना बेटा मामला, ऐसे ही आ जाइए। 3u प्लस 2v इक्वल टू 0, 3u प्लस 2v इक्वल टू 0। मैंने क्या देखा कि यार इस वाली इक्वेशन में u का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 12 है, इस वाली इक्वेशन में v का कोफिशिएंट 2 है, वहाँ पे 4 है। तो एक छोटा सिंपल सा काम कर लेते हैं, यहाँ पे v का सेम कर लेते हैं, अब की बार 4 बना लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तो ऐसी कैसी रहेगी, तो पहले तो 3 को लिखो, 12u प्लस 4v इक्वल टू 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 6u प्लस 2 2 जा 4, 4v, 0 को किसी से भी करो बेटा उसकी ज़िंदगी खराब ही रहती है, ये 0। अब क्या करना है, हमें पता है दोनों सेम साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कर देते हैं, माइनस माइनस, ये माइनस, ठीक है। 12u में से 6u जाएगा, 6u बचेगा, 4v से 4v की ज़िंदगी खराब, 1 में से 0 जाएगा बेटा, 1 ही बचेगा, तो ये 1 आ गया। u की वैल्यू 1/6, u मुझे मिल चुका है 1/6, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। u की जो वैल्यू आई ना 1/6, उसको मैं किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहीं पे जाके पुट कर दिया बच्चों, ये रही 3u प्लस 2v, इसी में काम करता हूँ। तो 3u मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 3u प्लस 2v प्लस 2v इक्वल टू 0। पता लग गया, 3 से 6 मेरा कट गया 2 बार, 3 से मेरा 6 कट गया 2 बार, यहाँ आ गया 1/2 प्लस 2v। तो एक काम करता हूँ, 1/2 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो पता लग गया कि इधर तो रह गया 2v और उधर चला गया माइनस का 1/2, तो 2v इक्वल टू माइनस 1/2। क्या निकालना है दोस्तों, v निकालना है। ये 2 जो है वापस डिवाइड में चला जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ये v की वैल्यू आ गई -1/4। अब तो ज़िंदगी में मज़े आ गए। क्या u पता है, v पता है, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, x और y पता लग जाएगा। तो देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पे हमने बोला था 1/x u है, मिटाता ही नहीं हूँ, ये देख लीजिए
वन अपॉन एक्स यू है, इसका मतलब वन अपॉन एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर। यू कितना है, 1/6। कहानी खत्म, दोनों का न्यूमरेटर 1 1 है तो एक्स की वैल्यू 6। लिखो साहब एक्स की वैल्यू 6। वन अपॉन वाई किसके बराबर है, वन अपॉन वाई वी के बराबर है। वी कितना है, माइनस का 1/4। तो भैया आपकी बार क्या होगा, ये माइनस ऊपर टिका रखा है ना, इस माइनस को यहाँ दिखा दो। दोनों का न्यूमरेटर 1 1, डिनोमिनेटर सेम। y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4। x आ गया 6, y आ गया बच्चों -4। अब क्या करना है, अब तो बेटा एक लास्ट चीज रह गई, x और y तो निकल गया। अब आपके पास क्वेश्चन में ये भी कहा गया था हैंस फाइंड ए निकालो। कब, जब आपको ये सिचुएशन मतलब ये वाली इक्वेशन मैंने दे रखी है, क्या, y इक्वल टू ए एक्स माइनस 4। अगर मैंने आपको ये दे रखा है कि भैया एक इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू ए एक्स माइनस 4 और आप निकालिए a, तो भैया आप क्या कहेंगे कि x लाना पड़ेगा, y लाना पड़ेगा। आ गया, x की जगह तो 6 लिखना है, y की जगह -4 लिखना है। y की जगह लिखा -4, a मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय x है तो 6 को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6a, और माइनस में 4 चल ही रहा है। जिंदगी खराब हो गई आराम से। देखिए इधर -4 इधर -4, आप क्या कहेंगे, ये इधर जाएगा तो -4 + 4 हो जाएगा इक्वल टू 6 है। -4 + 4 0, तो 6a इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू 0/6 मतलब 0। दैट इज आंसर। x निकल गया, y निकल गया, a भी निकल गया, ठीक है। और हंसते हंसाते मौज मस्ती में क्लास भी निकल गई, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, तो सारी कहानी खत्म हो चुकी है। ये वन शॉट आपके लिए तैयार किया है मेरे भाइयों। बड़ी डिमांड चल रही थी आप लोगों की, सर वन शॉट तैयार करिए और इस तरह से तैयार करिए सर कि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी भरे पड़े हों। तो एकदम यूनिक स्टाइल में आपके लिए बच्चों में वन शॉट तैयार कर रहा हूँ। हर चैप्टर का तैयार करूँगा, हर चैप्टर का आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आप अपना काम करते जाइए, लाइक्स करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाकी आगे ज़िंदगी के सारे मज़े में देता जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।